गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। वेलकम बैक टू जीसी 3.0 यानी कि एक ऐसा बैच जो कि प्योरली क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बना है, जो कि बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों को एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बोर्ड पर मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ। आप मेरा प्रीवियस चैप्टर देखो, सॉलिड स्टेट्स, उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे सवाल करे। इनफैक्ट हम लोगों ने एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल पूरा सॉल्व किया है एंड हम लोग बहुत जल्दी उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। सिमिलरली मैं इस चैप्टर के लिए भी करूँगा। वी विल ट्राई टू सॉल्व मोर न्यूमेरिकल्स, लेकिन वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होंगे, वो आप सब लोग इस बात को जानते हो। आज के लेक्चर में मैं मेरे प्यारे बच्चों के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूबिलिटी। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में पढ़ना सॉल्यूबिलिटी और धीरे धीरे हम इस टॉपिक के अंदर ही हेनरी लॉ को टच करना शुरू करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूबिलिटी को पढ़ना। हम गाइज एज यू ऑल नो, जैसे अभी मैंने अनअकैडमी पे ज्वाइन किया है एंड अनअकैडमी पर अभी मेरे 2 नए और बड़े इंपॉर्टेंट बैचेस आ रहे हैं। खैर वो बैचेस वैसे तो NTSC ओलंपियाड फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हैं, यानी जो बच्चा 8, 9 और 10th में है उसके लिए है। लेकिन वो जो बैच है जिसमें एक बैच का नाम है निर्माण, उस बैच का नाम है निर्माण। उस बैच के अंदर मैं एक्चुअली क्लास 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एट अ वेरी हाई लेवल, यानी जेई और नीट लेवल। सो इन केस इफ़ यू वांट टू एनरोल, आप एनरोल कर सकते हो। दोनों बैचेस की कंप्लीट डिटेल, दोनों बैचेस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मैंने मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई 8, 9, 10 का कोई बच्चा है और वो डिज़र्व करता है और उन्हें मैं क्योंकि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप उनको अनअकैडमी का बोल सकते हो। अदरवाइज हम तो यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। नाउ गाइज, बेसिकली सॉल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बकुड़ो, प्लीज मेरी बात ध्यान से समझना। सॉल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो? इट इज द अमाउंट, और कोई कोई किताबों में क्वांटिटी भी लिखा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस dissolved in a given amount of solvent। मतलब अगर आपके पास में एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, तो उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आपको बस ये चेक करना है कि कितनी मात्रा में एक सब्सटेंस डिसॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में पानी है, पानी नाम का मेरे पास में एक सॉल्वेंट है। अब मुझे ये देखना है कि सॉल्वेंट कितना है। मैंने बोला चलो मेरे पास में 1 लीटर सॉल्वेंट है। अब उस 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर बस मुझे ये पता लगाना है कि उसमें कितनी मात्रा में, इमेजिन करो शुगर, तो शुगर आपका वो सब्सटेंस हो गया। तो मुझे ये पता लगाना है कि कितनी मात्रा में या कितनी क्वांटिटी में शुगर डिसॉल्व किया गया है 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर। मतलब आपको अभी मैंने मोलालिटी सिखाया था ना, ये कुछ वैसा ही है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, आपको बस ये पता लगाना है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितनी मात्रा में एक सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है। सब्सटेंस की जगह आप यहाँ पर सॉल्यूट भी लिख सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब इससे क्या पता चल जाएगा सर, अगर 1 लीटर पानी के अंदर शुगर बहुत सारी डिसॉल्व हो रही है, तो मैं कहूँगा शुगर की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है पानी के अंदर। लेकिन अगर मैं पानी के अंदर आयोडीन को डिसॉल्व करने की कोशिश करूँगा या ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तो वो नहीं हो पाएगी। तो मैं क्या कहूँगा कि यार ऑक्सीजन की या आयोडीन की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम है। एक एग्जाम्पल लेकर देखो, स्टार बनाओ और एक पॉइंट नोट करो। ये जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको स्टार बना के नोट करना। जब कभी मैं बोलूँ कि स्टार बना के नोट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है 3.08 ml ऑक्सीजन पाई जाती है इन 100 ml वाटर। अब आप खुद सोचो कितनी कम मात्रा में ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आप देखो कि आपका जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो 3.08 है इन 100 ml वाटर। तो मैं कहूँगा कि यार ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी में कम है। लेकिन अगर उसी की जगह एक इमेजिनरी एग्जांपल ले लो कि मैं 35 ग्राम NaCl को डिसॉल्व कर पा रहा हूँ
इन 100 ml वाटर, तो मैं बोलूँगा यार ये तो बहुत अच्छा हो रहा है यार, 35 ग्राम नमक अगर NaCl में डिजॉल्व हो रहा है तो नमक की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्युबिलिटी टर्म को समझ सकते हो। ठीक है, ग्रेट। तो सॉल्युबिलिटी का पॉइंट समझ में आ गया। अब सॉल्युबिलिटी समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लो, कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लो जो आगे आपको हो सकता है काम में आ जाए। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी होती है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन क्या होता है ये आप टर्म पहले समझ लो। तो अपना डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका जो सॉल्यूट है, जब आपने उसको सॉल्यूशन के अंदर या जब आपने उसको सॉल्वेंट के अंदर मिलाना चालू करा तो सॉल्यूशन बना। तो उस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सॉल्यूट मिलाते जाओगे तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपरली डिसॉल्व हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। तो व्हाट इज डिसोल्यूशन? दैट व्हेन द सॉल्यूट is added to the solution, is added into the solution, is added into the solution, its concentration starts increasing, its concentration starts increasing, and it is called as dissolution, and it is called as डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। क्या आपको डिसोल्यूशन का पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, ग्रेट। एक टर्म और सीखो जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, अब देखो क्रिस्टलाइजेशन एक बहुत सही चीज है। आपने देखा होगा जब आप चाशनी बनाते हो गुलाब जामुन की, और जब वो ठंडी हो जाती है या जब आप उसको फ्रिज में रख देते हो तो आपको शुगर के क्रिस्टल्स या तो चाशनी में जमे हुए दिखते हैं, या जब आप गुलाब जामुन, ठंडा गुलाब जामुन, फ्रिज में रखा हुआ गुलाब जामुन जब आप खाते हो तो आपके माउथ में फील होता है कुछ कंकड़ जैसा, कड़क कड़क शक्कर जैसा आ रहा है। लेकिन अगर वही गुलाब जामुन आप गरम गरम खाते हो तो आपको उसका कोई नामो निशान नहीं दिखता शक्कर का। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट पहले सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व्ड था अब वो वापस से रीअपियर हो रहा है, वो वापस से रीअपियर हो रहा है और अपना ओरिजिनल फॉर्म गेन कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखो मेरी बात समझना। जैसे मान लो आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ये आपका सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, तो एक सॉल्यूट का पार्टिकल, ये दूसरे सॉल्यूट का पार्टिकल, ये तीसरे सॉल्यूट का पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। अब क्या होता है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मूव तो करेगा लिक्विड के अंदर। तो जब ये दो सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में टकराते हैं, इनका कोलिजन होता है, तो इनके कोलिजन की वजह से क्या होता है, इनके कोलाइड होने की वजह से क्या होता है, ये सॉल्यूट का पार्टिकल सॉल्यूशन को छोड़ के बाहर आ जाता है और अपना ओरिजिनल स्टेट गेन कर लेता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। जैसे मैं आपको एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल बताऊं। जैसे मान लो आपने एक पानी के ग्लास के अंदर 1 लीटर पानी लिया और आपने उसके अंदर शक्कर घोली, घुलती गई घुलती गई घुलती गई घुलती गई घुलती गई, बहुत शक्कर घुल गई। अब अगर आप एक भी एक्स्ट्रा शक्कर का दाना डालोगे और उसको खूब स्टर करोगे, वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाएगा या वो आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। तो ये कौन से शक्कर का दाना है? जो आपने अभी अभी डाला ये वो शक्कर का दाना है? नहीं, जो शक्कर का दाना सबसे पहले डिसॉल्व हुआ होगा ये वो शक्कर का दाना है। मतलब क्या हुआ, जब आपने नई शक्कर डाली तो वो तो डिसॉल्व हो रही, और उसके डिसॉल्व होने से या उस शक्कर के पार्टिकल ने जब पानी के अंदर डिसॉल्व हुई तो उसने दूसरे शक्कर के पार्टिकल के साथ कोलिजन करा, क्योंकि अंदर स्पेस खत्म हो गई है। 1 लीटर पानी के अंदर जितनी शक्कर को डिसॉल्व करने की ताकत थी उतनी उसने कर ली। अब आपने एक एक्स्ट्रा शक्कर का दाना डाला, तो वो एक्स्ट्रा शक्कर का दाना जैसे ही पानी के अंदर डिसॉल्व होगा उसको जगह ही नहीं दिखेगी, तो वो क्या करेगी, किसी और शक्कर के पार्टिकल के साथ कोलॉइड करेगी, और इस कोलिजन की वजह से नई शक्कर तो डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो पुरानी शक्कर है वो वापस से सॉल्यूशन के बाहर आ जाएगी और दाने के फॉर्म में, शक्कर के दाने के फॉर्म में आपको बैठती हुई दिखाई देगी। तो दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। क्या बात समझ में आ गई? तो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस in which a solute particle, in which
a solute particle in which the solute particles collide with each other and comes out from the solution in crystal form and that is called as crystallization. क्या ये दो टर्मिनोलॉजी के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत? फटाफट से इनको चेक कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत? ग्रेट। आगे मैं आपको और कुछ टर्मिनोलॉजी फटाफट से पढ़ा देता हूं। एक होती है आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होती है आपकी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होती है आपकी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो टोटल आपके पास में 3 प्रकार के सॉल्यूशन मैं आपको तुरंत सिखाता हूं। देखो, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी 4 रोटी खाने की ताकत है और आप स्कूल टिफिन ले गए, आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने, जो भी, आपके टिफिन में 4 रोटी पैक करके रखी। अब रोटी पर चीज़ डिपेंड नहीं कर रही है, सब्जी कौन सी उस पर डिपेंड कर रही है। आपने डब्बा खोला और शानदार आलू की सब्जी, आलू टमाटर, हाँ बहुत टेस्टी, 4 रोटी ठूस लोगे। अब अच्छी सब्जी रही तो आपने 4 रोटी खा ली। अब आपका फ्रेंड आपसे अगर बोलेगा कि भाई क्या तू एक बर्गर खाएगा, आप बोलोगे नहीं यार मेरा पेट भरा हुआ है, अपन शाम को चलते हैं, क्योंकि अभी आप फुल हो चुके हो। मतलब कि अगर किसी इंसान की 4 रोटी खाने की ताकत है और अगर वो 4 रोटी खा ले तो क्या उसके बाद में वो एक्स्ट्रा रोटी खा सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी 4 रोटी खाने की मैक्सिमम लिमिट है। वो 1 खा ले, 2 खा ले, 3 खा ले, 4 खा ले, लेकिन 4 के बाद वो 1 दाना भी नहीं खा सकता। तो किसी भी पर्सन की जो मैक्सिमम लिमिट होती है, अगर वो 4 रोटी है और अगर उसको 4 रोटी मिल जाए तो उसके बाद क्या वो कुछ खा पाएगा? नहीं। तो अब वो पर्सन क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। ठीक उसी तरह एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी लिमिट आ चुकी है, अब वो एक्स्ट्रा सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे तो जो पुराने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर डिसॉल्व हुए हैं वो क्रिस्टलाइजेशन की वजह से बाहर आ जाएंगे। मतलब अगर आपने एक ग्लास के अंदर 4 चम्मच शक्कर डिसॉल्व करी तो 4 चम्मच शक्कर अगर उस सॉल्वेंट की ताकत होगी तो वो डिसॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर आपने 5वां चम्मच डाला तो 5वें चम्मच में जितने शक्कर के दाने सब उसके अंदर अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में रहेंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि नए तो डिसॉल्व हो गए, 5वें चम्मच के शक्कर के पार्टिकल तो डिसॉल्व हो गए, लेकिन जो पहले चम्मच के पार्टिकल थे वो कोलिजन की वजह से क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ गए, मतलब कि लिमिट क्रॉस हो गए। तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? व्हेन no more extra solute can be dissolved, in a solution। एक सॉल्यूशन की लिमिट आ चुकी है, अब वो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता। अनसैचुरेटेड, तुम्हारे डब्बे में 4 रोटी तो है लेकिन करेले की सब्जी आ गई, हे करेले की सब्जी तो खवाएगी नहीं, बड़ी मुश्किल से 1 आध रोटी खाई होगी, बाकी सोचा होगा कि घर पे जूते पड़े उसके पहले अपन रास्ते में किसी गाय वगैरह को या डॉगी वगैरह को खिला देंगे, अपन भी खुश, डॉगी भी खुश, घर वाले भी खुश और बर्गर भी खा लेंगे रास्ते में, तो फिर तो खुशी खुश। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी और सॉल्यूट को ऐड करने की ताकत है। तो व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? एक ऐसा सॉल्यूशन व्हेन मोर सॉल्यूट can be dissolved in a solution। मतलब सॉल्यूशन के पास अभी ताकत है कि वो और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर ले। मतलब तुमने अगर 1 रोटी खाई है करेले की सब्जी से, तुमको भूख तो लगी थी, इसमें तुम्हारा दोस्त तुमको ऑफर करे भाई बर्गर खाएगा क्या? अबे दबा के खाऊंगा, ला जल्दी। समझ रहे हो? तुम्हारे पास में जगह है ना। व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड? अब लोचा ये हो गया कि तुम्हारे दोस्त ने आज तुमको बोला कि तू एक काम करना, शाम को कोचिंग के बाद मेरी तरफ से, तेरे भाई की तरफ से ट्रीट है, आज अपन तेरे को पिज़्ज़ा खिलाएगा डोमिनोज का चीज़ बर्स्ट। आपने बोला हाँ ठीक है भैया। आप फटाफट गुंताड़े में निकल गए, कोचिंग छूटी, डोमिनोज गए,
चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा ठूसा, फार्म हाउस 5 पेपर, जो भी आपका शेफ स्पेशल ठूस लिया। अब आप घर आए, आप घर में आके देखते हो कि अरे तेरी, आज तो घर पे मेरी पसंद के छोले भटूरे बन रहे हैं। अब पेट तो फुल है। अब अगर आप मना करोगे कि मैं छोले भटूरे नहीं खाऊंगा तो फ्लाइंग चप्पल रिसीव होगी मम्मी की तरफ से, जूते पड़ेंगे कि साले हम तेरे लिए मेहनत करके, इतनी मेहनत करके पूरे रात भर से छोले गला के, मैदा गला के, डो बना के तेरे लिए छोले भटूरे बना रहे हो और तू खाने से मना कर रहा है, फ्लाइंग चप्पल रिसीव। अब आपको अंडर मम्मी का प्रेशर, अंडर परिवार वालों का प्रेशर, नी भूख होते हुए भी खाना पड़ेगा। मतलब कि तुम्हारी कैपेसिटी ना हो लेकिन किसी के एक्स्ट्रा डर की वजह से तुम्हें ठूसना पड़ेगा। रब ने बना दी मूवी जोड़ी देखी है क्या? रब ने बना दी मूवी जोड़ी, नहीं सॉरी, रब ने बना दी जोड़ी मूवी देखी है क्या? उसमें शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा वो परोठे वाली गली जाके खूब पानी पूरी की रेस लगाते और खूब गले गले तक पानी पूरी खा लेते, लिमिट क्रॉस हो जाती है। फिर वो शाहरुख खान बेचारा अपने दोस्त की दुकान जाता है और अपने ओरिजिनल लुक में मुँह छूछ लगा के, है ना, क्या नाम रहता है उसका, सुरिंदर जी बन के उसे घर जाता है। तो अनुष्का शर्मा उसके लिए क्या करती है, अनुष्का शर्मा उसके लिए बिरयानी बना के रखती है, क्योंकि अनुष्का शर्मा को क्या मालूम कि मैं जिसका डांस कर रही हूँ वो और ये जो है वो एक ही है। अब वो बेचारे का पेट फुल रहता है और वो बिरयानी बना देती है। अब क्या करे, प्यार का सवाल है, प्यार के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो बेचारा नी इच्छा होते हुए भी खा लेता है और टोन निकल आती है उसकी, रात में सूरी बाजी ऐसा कर रहा होता है। तो दैट इज सुपर सैचुरेटेड। मतलब कि व्हेन extra solute is dissolved in a solution, when extra solute is dissolved in a solution, जब आप extra solute को dissolve करते हो in a solution under high temperature or pressure, the solution becomes सुपर सैचुरेटेड। सॉल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड। तब आपका सॉल्यूशन क्या बन जाता है, सुपर सैचुरेटेड। ये है तुम्हारी गुलाब जामुन की चाशनी। देखना कभी भी घर पे भी अगर गुलाब जामुन बन रहे होंगे तो क्या होगा, पहले पानी के अंदर शक्कर डिजोल्व कर ली जाती है और फिर उसको गैस पे चढ़ा दिया जाता है। गैस पर वो गर्म होती रहती है और आपके घर वाले उसमें शक्कर मिलाते रहते हैं। ज़्यादा शक्कर मिलाते जाते हैं तो क्या होता है, पानी कम और शक्कर ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज मुझे आपको सिखानी थी। अब हम लोग चलते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ। चलो, हो गया, ग्रेट। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी के अंदर एक एक करके सब चीज़ की सॉल्युबिलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूजुअली आप लोगों को कभी भी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड नहीं पढ़ाया जाता। मतलब आपकी अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो, या किसी कोचिंग का पैकेज देखोगे तो उसके अंदर नहीं दिया होता, लेकिन सिनगेज पब्लिकेशन और अच्छी किताबों में दिया हुआ होता है। तो मैं आपको एक हल्का सा उसका ओवरव्यू दे देता हूं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। यानी यहां पर हम किस चीज की सॉल्युबिलिटी कर रहे हैं, हमारे पास में सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। अब यहां पर ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट यानी सॉलिड इन सॉलिड दो प्रकार से देखी जाती है। पहला इज बाय रिप्लेसिंग सॉल्वेंट पार्टिकल्स, रिप्लेसिंग सॉल्वेंट पार्टिकल्स बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्या मतलब, भाई देखो सॉलिड के अंदर तो पार्टिकल्स की पोजीशन ये सब कुछ फिक्स रहती है। तो इमेजिन करना मेरे पास में एक सॉलिड है, ये एक स्पेसिफिक टुकड़ा है मान लो मेरे पास में सॉलिड का। अब इस सॉलिड के टुकड़े के अंदर सब सॉल्वेंट है। ये जो लाल पार्टिकल्स हैं ये किसके हैं, ये सॉल्वेंट के हैं। ये सारे लाल पार्टिकल्स किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं। मतलब अभी पूरी तरीके से ये किससे भरा हुआ है, ये पूरी तरीके से सॉल्वेंट से भरा हुआ है। मतलब इसके अंदर सारे पार्टिकल्स आपको किसके दिख रहे हैं, सॉल्वेंट के दिख रहे हैं। मान लो ये कॉपर है, मान लो अभी ये लाल वाला क्या है, कॉपर है, दिस इज कॉपर। अब मैंने क्या करा, मुझे कोई सॉल्यूशन बनाना है। अब आप लोग सब जानते हो अगर एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स करते हो तो वो अलॉय बनाता है, अलॉय व्हील्स वगैरह। तो मुझे अलॉय बनाना है और मुझे इसके अंदर लेट से आयरन मिक्स करना है। मुझे इसके अंदर क्या मिक्स करना है, आयरन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अलॉय कब बनता है बेटा, अलॉय तभी बनेगा जब मेटल्स का जो साइज होगा पार्टिकल्स का, मेटल्स का
जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज ऑफ मेटल्स आर ऑलमोस्ट सेम, यानी ज़्यादा फर्क ना हो। तो आप लोग अब समझ ही गए हो कि अगर आयरन का पार्टिकल आएगा भी तो लगभग कॉपर के पार्टिकल के साइज के बराबर होगा। तो जब मैं उसको मिक्स करूंगा तो यहाँ पर कुछ जगह से आयरन के पार्टिकल्स, कुछ जगह से कॉपर के पार्टिकल्स को हटा के खुद अपनी पोजीशन पर बैठ जाएंगे, खुद उसकी पोजीशन पर बैठ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ इस प्रकार से अब जो आपको दिख रहा है, नाउ दिस इज अ सॉल्यूशन, नाउ दिस इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर क्या हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन में कॉपर के पार्टिकल्स ने अपने पार्टिकल्स मतलब कॉपर के हट के आयरन के पार्टिकल्स उसकी जगह पे जाकर बैठ गए। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया तुम्हारा एक नया सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं रिप्लेसिंग सॉल्वेंट पार्टिकल्स बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स। और यूजुअली किसके अंदर देखा जाता है, अलॉयस के अंदर। अलॉयस के अंदर क्यों देखा जाता है? क्योंकि अलॉय तभी बनेगा जब 2 या 3 मेटल आप लोग जो मिक्स कर रहे हो उनके पार्टिकल एक जैसे होते हैं। तो क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? आप इसको डिफाइन कर सकते हो दैट व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल रिप्लेसेस द सॉल्वेंट पार्टिकल इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप थोड़ा सा वीडियो बैक करके मैंने जो अभी डेफिनेशन बोली आप उसको लिख सकते हो हाथों हाथ, ठीक है? तो अलॉय बनाने के काम में आता है। उसके बाद जो हमारे पास में सेकेंड टाइप आता है, पहला टाइप तो ये हो गया सॉलिड इन सॉलिड, दूसरा टाइप आता है इंटरस्टिशियल सॉल्यूशंस। नाउ इंटरस्टिशियल सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? आप लोग सॉलिड स्टेट्स तो पढ़ के आए हो, हाँ, तो आप सब लोगों को पता है कि मान लो अगर आपके पास में एक सॉलिड है और ये सॉलिड में अभी ये प्योर सॉल्वेंट है, तो अभी ये प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, अभी ये प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, है ना? अब मान लो इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के अंदर एक नया मैंने सॉलिड मिक्स किया। अब वो नया सॉलिड कहीं ना जाते हुए ये इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर बैठ गया। ये वो क्या हुआ, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर बैठ गया। तो इस प्रकार के सॉलिड्स को बोला जाता है इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। यानी ये क्या होगा, ये तुम्हारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हो गए, ये तुम्हारे सॉल्वेंट के पार्टिकल हो गए, और ये ओवरऑल तुम्हारा क्या बन गया, सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉलिड सॉल्यूशन। किसकी वजह से बना, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो कि खुद भी सॉलिड थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने आकर किसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, उन्होंने आकर किसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, इंटरस्टिशियल वॉइड्स की पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। क्या बात क्लियर हो गई? सर इसका एग्जाम्पल बता दो। टंगस्टन कार्बाइड, अगर आपको इसका एग्जाम्पल पढ़ना हो तो आप इसका एग्जाम्पल ऐसे पढ़ सकते हो, टंगस्टन कार्बाइड। ये जो सॉल्वेंट है ये सब टंगस्टन है, टंगस्टन जिसका सिंबल W होता है, और ये जो सॉल्यूट है ये कार्बन है। तो कार्बन का साइज आप लोगों को मालूम है बहुत छोटा होता है। तो इस प्रकार से सॉलिड इन सॉलिड के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं बिना किसी परेशानी के। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है? और इंटरस्टिशियल स्पेस हम लोग सॉलिड स्टेट्स में सीख के आ चुके हैं, जो खाली स्पेस होती है जिनको आप लोग वॉइड भी बोलते हो वो, ठीक है? ग्रेट। अब हम लोग सिर्फ इसको एक बार हमने देख लिया, क्योंकि क्या होता है कभी कोई सॉल्यूशन के ऊपर या कभी सॉल्यूट के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि यार किस तरीके के सॉल्यूशन की बात कर रहा है। सेकेंड हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर किसी सॉलिड चीज को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले तो आप ये डिपेंड्स ऑन लिखो, मतलब ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। सबसे पहले ये डिपेंड करती है आपके नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, कि आपके सॉल्यूट का नेचर कैसा है। दूसरा ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। तीसरा
ये डिपेंड करती है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर यहाँ पर क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है। और चौथा ये डिपेंड करती है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर पर। तो बेसिकली आपके किसी भी प्रकार के सॉलिड को अगर आपको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है तो वो इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करेगी। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इन 2 फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सर इसका क्या लेना देना इससे? देखो बेटा, हमारी केमिस्ट्री ऑलवेज वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल कॉल्ड एज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हमारी केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल चलता है जिसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी जो जैसा है वो उसी के अंदर डिसॉल्व होगा। यानी कि अगर आप छपरी हो तो आपके दोस्त भी छपरी होंगे, जैसे टिकटॉकी है आजकल मौज पे और रील्स पर इन्हीं का अतिक्रमण चल रहा है। और अगर आप यूट्यूबर हो फिर आपके यूट्यूबर दोस्त रहेंगे। यूट्यूबर दोस्त हैं तो आप शायद थोड़ा सा कि अच्छे दोस्त होंगे आपके, नॉन छपरी टाइप्स, है ना। तो बेसिकली आप जैसे उसके अंदर डिसॉल्व हो जाओगे। अगर आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, ओ माय गॉड यू नो आई डोंट लाइक टू ईट दाल एंड चावल, यू नो आई ऑलवेज लाइक पिज्ज़ा, जैसे तुम्हारी क्लास में भी कुछ लोग रहते हैं, स्पेशली कुछ लड़के और लड़कियां जो थोड़ा सा अपने आप को हाई प्रोफाइल समझते हैं, तो उनके दोस्त भी देखना वैसे बनेंगे। और जो अपने जैसे होते हैं, चाल छपड़ी पे बैठ टपरी पे बैठ के चाय पियेंगे, समोसा खाएंगे, तेरी ऐसी की तैसी, तो अपने दोस्त वैसे बनेंगे। फिर कुछ दोस्त बनते हैं बोलो जुबा केसरी वाले, जैसे अगर ये पाउच खा रहा है तो इसके सारे दोस्त पाउच खाने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि कभी मेरे पास खत्म हो गया तो मुझसे ले लूँगा, उसके पास खत्म हो गया तो उससे ले लेगा। कोई सुट्टे वाले, सिगरेट वाले, तो सिगरेट वाले को दोस्त सिगरेट वाले होंगे, क्योंकि भाई चलती रहती है ना। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, आप जैसे हो आप वैसे के अंदर ही डिसॉल्व करोगे। ये अपनी केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है। नाउ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास में इफ द सॉल्यूट is polar in nature, if the solute is polar then it always dissolves in polar solvent, then it always dissolves in polar solvent। अगर आपका सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ intermolecular force of attraction, because of intermolecular force of attraction, because of intermolecular force of attraction। अब ये कैसे होगा? देखो मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पे सिखा देता हूँ, हाइड्रेशन या हाइड्रेटेड, जैसे बोलते हैं ना ये पार्टिकल्स हाइड्रेटेड है। तो देखो कैसे क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक NaCl लिया, Na पॉजिटिव टू Cl नेगेटिव टू। अब आपने ये NaCl लिया, आपने इस NaCl को पानी के अंदर डिसॉल्व करा, पानी विच इज टू एंड टू, ये आपका पानी टू, ठीक है। फिर ये भी यहाँ पे भी पानी पानी पानी, हाइड्रोजन, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी। अब क्या होगा, पानी इस नमक के मॉलिक्यूल को चारों तरफ से घेर लेगा, जैसे पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है वैसे नमक के पानी को ये चारों तरफ से घेर लेगा। कारण? क्योंकि देखो बेटा वाटर पोलर है, हम लोग सब जानते हैं वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल डाई नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल डाई पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात आप सब लोग जानते हो, पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को पता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वह हाइड्रोजन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन को देखता है तो बोलता है ओहो क्या बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव और हम हो रहे हैं यहाँ नेगेटिव, तो आओ ज़रा दोस्ती कर ले। ये भी इससे दोस्ती करना चाहेगा, ये भी इससे दोस्ती करना चाहेगा। फिर ये क्लोरीन पर नेगेटिव, ओहो हो नेगेटिव नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन सारे पार्शियल पॉजिटिव होते हैं, तो बोलेंगे जानी थोड़ी हमसे भी बातें कर लो, दो गुड बैठ के, दो पल ज़रा हमारे साथ भी बिता लो। तो क्या होता है, वाटर इस NaCl को चारों तरफ से घेर लेता है।
क्या बात समझ में आ रही है? और ये इन दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करता है। क्लोरीन को वाटर बाहर निकालने की कोशिश करता है और सोडियम को पानी बाहर निकालने की कोशिश करता है। एंड अल्टीमेटली ये Na पूरी तरीके से अलग हो जाता है और ये Cl पूरी तरीके से अलग हो जाता है। नाउ Na एंड Cl गॉट सेपरेटेड। अब ये भी एक फ्री आयन बन गया और ये भी एक फ्री आयन बन गया। अब ये बिल्कुल फ्री है वाटर के अंदर घूमने के लिए। अब ये वाटर के अंदर बड़े आराम से ट्रैवल करेगा और वाटर इस बात का ध्यान भी रखेगा कि ये दोनों का कहीं वापस से पैचअप ना हो जाए और ये दोनों वापस से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बन जाए। सो दिस प्रोसेस इज व्हाट वी ऑब्जर्व इन लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल। मतलब अगर तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर है तो भाई पोलर मतलब इस पर भी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, इस पर एक तरफ नेगेटिव चार्ज। वही वाटर में भी होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो वाटर का नेगेटिव सॉल्ट के पॉजिटिव से यानी सॉल्यूट के पॉजिटिव से सॉल्वेंट का नेगेटिव और सॉल्यूट के नेगेटिव से सॉल्वेंट का पॉजिटिव जुड़ जाता है और उसको दोनों का अलग कर देता है। एंड व्हेन आपका कैटायन और एनायन पूरी तरीके से फ्री हो जाता है टू मूव इन योर सॉल्वेंट, हम बोलते हैं कि ये क्या हो गए? हाइड्रेटेड। नाउ दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रेटेड। ये क्या हो गए? हाइड्रेटेड। क्या बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आपका लाइक डिजॉल्व लाइक्स का प्रिंसिपल काम करता है। तो अब आप लोग समझ में आ गए कि अगर आपका सॉल्यूट का नेचर पोलर है और सॉल्वेंट का नेचर भी पोलर है तो वो एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, चलो मिटा दूं। ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था, ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से मैंने लिखा था, डायग्राम बनाया था ताकि आपको हाइड्रेटेड वगैरह समझ में आ जाए। अच्छा, और इनके हाइड्रेशन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, जो ये एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं इनको हाइड्रेट करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रेशन इंथैल्पी, जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है। ठीक है, चलो अब इसका एग्जाम्पल क्या लिख लें? जैसे कि अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल भी पोलर होता है, हल्का सा स्मॉल अल्कोहल, जैसे कि तुम्हारा इथेनॉल इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, ये सब पोलर होते हैं। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली इफ सॉल्यूट इज नॉन पोलर, अगर आपका सॉल्यूट नॉन पोलर है देन इट ऑलवेज डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होएगा। मतलब अब आप यहाँ पर सोचो कि आपका बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, C6H6 बेंजीन। देखो कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए इसके अंदर पोलैरिटी आपको कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिलती। तो बेंजीन पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि पानी पोलर है, वाटर इज पोलर। तो बेंजीन किसके अंदर डिजॉल्व होगा? आप बेंजीन को डिजॉल्व कर सकते हो टॉल्यूइन के अंदर। टॉल्यूइन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हुआ होता है। तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, बढ़िया डिजॉल्व होगा, बढ़िया चकाचक डिजॉल्व होगा। अच्छा, जैसे कि तुम्हारा सल्फर क्या है? नॉन पोलर है, सारे एटम सल्फर के, तो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, किसी की कम होगी नहीं, तो किसी पर पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव चार्ज होगा ही नहीं। इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि तुम्हारा आयोडीन अगेन नॉन पोलर है, ये किसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा? आप इसको डिजॉल्व कर सकते हो CCl4 के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, ये भी नॉन पोलर है। तो ये इसके एग्जाम्पल होगा। तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल आपको हमेशा फॉलो करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट। डन। चलो अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, कैसे होगा, टेम्परेचर क्या काम करेगा आपके सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने के लिए। तो देखो बेटा, यहाँ पर अगर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर चलना पड़ेगा, क्लास 11th के। ठीक है, अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना। मान लीजिए कि आपने ये प्रोसेस करी और आपकी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है,
आपकी प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक, मतलब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाया ताकि क्या बन जाए, सॉल्यूशन बन जाए और हीट निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, तभी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने के बाद जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को ज़्यादा हीट की, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, इसको ज़्यादा हीट की, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा हीट या जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास बची, वो इसने क्या करा, इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी। समझ गए, मतलब सॉल्यूट के पास में कुछ एनर्जी होगी, सॉल्वेंट के पास में कुछ एनर्जी होगी, क्योंकि इन दोनों का नेचर अभी अलग अलग है, लेकिन ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एक कॉमन सॉल्यूशन बनाएंगे। ये सॉल्यूशन का नेचर अलग होगा। देखो जैसे मैं आपको बहुत सीधी सी बात बताऊं, नमक सॉलिड होता है, ज़रा सा नमक खाओगे तो आप परेशान हो जाओगे क्योंकि आपका पूरा मुंह खारा हो जाएगा। वहीं अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर लिक्विड होता है, टेस्टलेस होता है, और अगर आप उसको ज़रा सा पियोगे, ज़्यादा पियोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों का अलग अलग नेचर है, लेकिन जब दोनों को मिला दोगे तो सॉल्यूशन का नेचर अलग हो जाएगा। वो लिक्विड भी होगा, खारा भी होगा, लेकिन आप उसको पी भी सकते हो। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का नेचर थोड़ा सा अलग अलग रहता है। तो सॉल्यूट के पास जो एनर्जी होगी, सॉल्वेंट के पास जो एनर्जी होगी, जब ये दोनों मिलेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी ऐड हो जाएगी। जैसे मान लो सॉल्यूट के पास में, इमेजिन करो 10 किलो जूल पर मोल की एनर्जी है, सॉल्वेंट के पास में 20 किलो जूल पर मोल की एनर्जी है। मतलब इन दोनों की टोटल एनर्जी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कितनी हो गई, 30 किलो जूल पर मोल। लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल शांत आदमी है, इसको सिर्फ 15 किलो जूल पर मोल की एनर्जी अपने पास रखनी है। तो बाकी बची हुई एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी कि जो बाकी बची हुई 15 किलो जूल पर मोल है, ये हीट के रूप में केमिकल रिएक्शन से, यानी आपके चेंबर से बाहर हो जाएगी, आपके बर्तन से बाहर उड़ जाएगी। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। अब एक बात बताओ, अगर आप ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इन सच केस द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, मतलब जिस सॉल्यूशन को हीट की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी खुद की एक्स्ट्रा हीट को बाहर फेंकना चाह रहा है, तुम उसको और हीट कर रहे हो, तुम उसका और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो ये तो अनस्टेबल होता जाएगा ना, ये और अनस्टेबल होता जाएगा। इसलिए फिर ये सॉल्यूशन बोलेगा कि मेरे को तो बनना ही नहीं है, मेरे को तो सॉल्यूट को डिसॉल्व और करना ही नहीं है, प्रोसेस यहीं रोको। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एंड वाइसे वर्सा ना। व्हाट डू मीन बाय वाइसे वर्सा? मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे ऐसी रिएक्शंस का तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जितना आसपास का इन्वायरमेंट ठंडा रखोगे, उतना इसको मज़ा आएगा अपनी हीट को बाहर फेंकने में। भाई मुझे एक बात बताओ ना, जब तुम्हारा रूम बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तब अगर आप रूम में हीटर लगाओ तो हीटर में से हीट निकलती तो आपको फील होती है ना, तो उतना हीटर हीट फेंकेगा। समझ में आ गई बात? तो अगर इन्वायरमेंट आसपास का ठंडा है तो ये और हीट छोड़ेगा, और ज़्यादा हीट छोड़ेगा तो ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर मैं इसका अपोजिट लिखूं कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा सॉल्यूट है और जो तुम्हारा सॉल्वेंट है, इन दोनों के मिलने के बाद इनको इन्वायरमेंट से और हीट अब्जॉर्ब करनी पड़ रही है, तब जाकर सॉल्यूशन बन रहा है। मतलब सॉल्यूशन भिखारी है, सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, सॉल्यूशन को ढेर सारी अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत है। मतलब 10 किलो जूल अगर इसकी एनर्जी है, 20 किलो जूल इसकी एनर्जी है पर मोल, तो इसको और हीट लगेगी 10 किलो जूल की, तब कहीं जाकर ये सॉल्यूशन बना पाएगा। तो 20, 30, 40, तब जाके ये 40 किलो जूल पर मोल का सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये जो 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, ये कहाँ से अब्जॉर्ब करी होगी? ऑब्वियसली अड़ोस पड़ोस इन्वायरमेंट से। अब अगर ऐसी प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, that if temperature is increased then the process of solubility क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि हमें इसे हीट देनी है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप हीट ही तो दे रहे हो, तब आप जितनी हीट देते जाओगे उतनी जल्दी रिएक्शन होती जाएगी। एंड वाइसे वर्सा, यानी अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो फिर इसको जितने अमाउंट में हीट चाहिए
सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के लिए, वो इसको नहीं मिल पाएगी और सॉल्यूशन का प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? बहुत इजी टॉपिक था, बस समझ जाना जो हीट छोड़ रहा है एक्सोथर्मिक, उसको और हीट देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। लेकिन जिसको हीट की ज़रूरत है, एंडोथर्मिक है, उसको हीट की ज़रूरत है, उसको हीट अब्जॉर्ब करनी है खूब सारी, और अगर आप उसको हीट दे दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो उसकी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो ही जाएगी ना। सो दैट्स द इफेक्ट। जल्दी से इसको नोट करो, नोट इट डाउन मेरा प्यारा बच्चा लोग। फिर अपन लास्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर की तरफ चलेंगे। लास्ट वी विल मूव टूवर्ड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। डन, ग्रेट। चलो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की तरफ चलते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर एक लाइन में इसका मैं सुपड़ा साफ कर सकता हूँ, एक लाइन में मैं इस चीज़ को बर्खास्त कर सकता हूँ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को मैं एक लाइन में ख़त्म कर सकता हूँ। क्यों? मुझे एक बात बताओ, प्रेशर का काम क्या है? प्रेशर का काम है इन पार्टिकल्स को करीब लाना। अगर मैं इन पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाऊं तो ये पार्टिकल्स को पास आना पड़ेगा। तो भाई साहब, आपका लिक्विड हो या आपका सॉलिड हो, इनके पार्टिकल्स तो ऑलरेडी पास हैं। याद करो क्लास 11th में आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर एक बात पढ़ाई गई थी कि अगर आप किसी पार्टिकल के मैटर पे अगर आप प्रेशर लगाते हो तो शुरुआत में उसके पार्टिकल्स पास जाते हैं, यानी गैस के पार्टिकल्स कंप्रेस होकर पास आएंगे, लिक्विफाई होंगे। लेकिन अगर आप उन पर और प्रेशर लगाओगे तो वो कंप्रेस होने की जगह उल्टा एक्सपांड होने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स एक्चुअली में क्या है? एटम है। तो अगर ये पार्टिकल के बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और ये दूसरा पार्टिकल है और यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब अगर तुम इन दोनों को पूरी ताकत लगा के, पूरा प्रेशर लगा के अगर आप इन दोनों को अंदर की ओर दबाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे और इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर रिपल्शन जो होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। अगर आप यहाँ पर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिपल्शन इंक्रीज होने लगेगा। इसीलिए सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर का कोई खास असर होता ही नहीं है। आप ये देखो ना, मैं इस पर प्रेशर लगा भी दूंगा तो क्या ये बोर्ड कंप्रेस हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। मैं इन मार्कर पर प्रेशर लगा भी दूंगा तो क्या कंप्रेस हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऑलरेडी पार्टिकल पूरी तरीके से कंप्रेस्ड है। तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर on the solubility of solid in liquid, because pressure does not affect solid or liquid, because their particles are already closely packed, इनके पार्टिकल पहले से क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसका इनके ऊपर कोई असर कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिलता। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? ग्रेट। तो गाइस आज के लेक्चर में वी विल वाइंड अप। आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। सॉल्युबिलिटी के अंदर हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन लिक्विड देखी। अब अगला लेक्चर जिसमें मैं आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन गैस सिखाऊंगा, तो गाइज वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअली हेनरी लॉ के बारे में पढ़ना। तो अगला लेक्चर पूरा हेनरी लॉ के ऊपर है। हेनरी लॉ क्या होता है, कैसे वो जिसको बोलना चाहिए रिकग्नाइजेशन में आया, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन क्या है, हेनरी लॉ का डेरिवेशन क्या है, उस पर न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं। तो अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि उसमें हमको उसके एप्लीकेशन भी पढ़ना है,
एप्लीकेशन के बाद हमको उसका कुछ प्रैक्टिकल यूज़ भी देखना है, प्रैक्टिकल यूज़ के बाद हमको उसका डेरिवेशन करना है, उसका डायग्राम देखना है, उसका ग्राफ देखना है, उसके न्यूमेरिकल्स देखना, तो वो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग इसके अंदर शायद 40 मिनट्स का क्लास ले चुके हैं, अब अगर उसके अंदर 1 घंटा लेंगे तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चे एंड हैव अ ग्रेट डे।